आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब देने का वक्त इसलिए भी आ चुका है क्योंकि आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था और इस महत्वपूर्ण दिन के अंतर्गत यासीन मलिक को बड़ी सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जिस तरीके से कश्मीर में आतंक को पोषित किया गया यासीन मलिक के द्वारा, उसके बाद से इस बड़ी सजा का इंतजार हर कोई कर रहा था। लेकिन अभी एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि यासीन मलिक के जो कुकर्म हैं, जो कर्म हैं, क्या केवल उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए? यासीन मलिक जो निरंतर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा, क्या उसे फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? यही है हमारा आज का मुद्दा और यही सवाल इस वक्त पूरे देश में घूम रहा है। क्योंकि एक तरफ कुछ देश की कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो रहती तो यहां हैं, जिनके लिए हम टैक्स पे भी करते हैं, जो इस देश में ही संविधान का हवाला देती हैं, लेकिन इस देश के संविधान पर निरंतर प्रहार करती हैं। और ऐसी ही पार्टियों में से एक पार्टी है पीडीपी, जो सीधे तौर पर यासीन मलिक के मसले पर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कुचल रही है। जो आतंकी है, आतंक का पोषक है, क्या उसके लिए यह प्रतिक्रिया जायज है? और वो भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान अगर कहें तो यासीन मलिक का प्रवक्ता बन बैठा है। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अब्दुल बासित, तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो यासीन मलिक को लेकर समर्थन की बात कर रहे हैं, मानवाधिकार का हवाला दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में जिस तरीके से पीडीपी की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पीडीपी की ये प्रतिक्रिया स्वीकार्य है? और अगर पीडीपी ऐसी प्रतिक्रिया दे रही है, देश में जो कोई भी आतंकियों के समर्थन में प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या उनके खिलाफ भी अब सजा नहीं होनी चाहिए? यह भी सवाल सोशल मीडिया पर उमड़ घुमड़ कर रहा है। इस सवाल का जवाब भी आज लेने की कोशिश करेंगे। हम आज की चर्चा की शुरुआत करें। एक विशेष पैनल, एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए, क्योंकि एक बड़ी सजा का ऐलान हुआ है इसलिए रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। चंद रिएक्शंस और फिर आज के मेहमानों से आपका परिचय। Today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA read with 120B IPC, 5-year fine, 5 year, 5,000 fine. 15 UAPA punishment under 16 UAPA, 10 years, 10,000 fine. 17 UAPA life, 10 lakh fine. 18 UAPA 10 years, 10,000 fine. 38 UAPA 5 years, 5,000 fine. 39 UAPA 5 year, 5,000 fine. सेक्शन 20 UAPA 10 ईयर 10,000 फाइन। मुबारक है सबको कि देर आए दुरुस्त आए, एक में हुई है। अब जब पूरा सब कुछ खोदा जाएगा तो पिटारे में से क्या क्या निकलेगा, उसके लिए क्या क्या मिलेगा इनाम, वो हम सबको इंतजार करना चाहिए। हमारी जुडिशरी, हिंदुस्तान की जुडिशरी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जुडिशरी है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे विदुषी देवता गण जो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, वो इंसाफ ही करेंगे। देखिए, न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और मानना भी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जो दरिंदों को, जिन्होंने 30 साल में तबाही की है, इससे ज़्यादा सख्त सज़ा की ज़रूरत थी। और ख़ास करके बहुत से ऐसे केस पेंडिंग्स हैं। ये तो टेरर फंडिंग का मामला है, लेकिन जो अपहरण, हत्या, इस प्रकार के जो कई इन पर केस बने, उसमें मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी सख्त सजा इनको सुनाई जाएगी। और आइए इन्हीं रिएक्शंस के साथ अपने मेहमानों से अब आपका परिचय कराती हूँ। जरा स्क्रीन पर लेकर आए। हमारे साथ आज विशेष रूप से जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं SN सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से JK हाईकोर्ट के एडवोकेट अंकुर शर्मा जी। अंकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं फर्स्ट रिएक्शन पहले तीनों से लेना चाहूंगी। सबसे पहले रमेश ठाकुर जी, आपके साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक सवाल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस विषय पर फेसबुक लाइव किया और लोगों ने एक सवाल पूछा कि 5 सालों में NIA
एक केस दर्ज होता है और 5 सालों में एक सजा आ जाती है सामने, लेकिन टाडा के तहत 30 साल हो जाते हैं और यासीन मलिक घूमता रहता है। ये कैसा न्याय है? क्या इतनी देरी के बावजूद आज एक सजा का ऐलान तो हुआ, उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन फांसी से कम नहीं होना चाहिए था? सबसे पहले आपका रिएक्शन रमेश जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत लंबे पेंडिंग केसेस होते हैं, उनका जो न्याय होता है, उनके पे जो फैसला होता है बहुत लंबा होता है, बहुत इंतजार बहुत लंबा होता है। मुझे लग रहा है लोकतंत्र के रखवाले और संविधान की रक्षा करने वाले सबको इस समय लगेगा, ऐसे केसों के बाद में लगेगा कि इन चीजों में रिफॉर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बाकी मुझे लग रहा है इस तरह के केसेस चाहे आज आ जाए चाहे कल आ जाए, यासीन मलिक जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो हमेशा कई बार कह चुके हैं कि मेरा दूसरा घर जेल है, मेरा दूसरा घर थाना कचहरी ही है। तो मुझे लग रहा है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें तो फांसी से बढ़ के भी अगर कोई सजा होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए। किस तरीके से उन्होंने पूरे कश्मीर को दहलाया था। अब इस फैसले के बाद में भी अब देखिएगा कश्मीर में क्या हाल हो गया, इंटरनेट सेवा वहां बंद कर दी गई है, वहां हंगामे शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस आईबी मिनिस्टर कर रही है इनके पक्ष में, और वो संयुक्त राष्ट्र में जाने की बात कही जा रही है, उनके साथ में यासीन मलिक की वाइफ बैठी हुई है। मतलब ये क्या है? मतलब आपको न्याय तंत्र पे कोई भरोसा ही नहीं है, खिलवाड़ है भारतीय न्याय विधि का। आप लोग जाके विदेशों में और कहीं पे जाके आप लोग इस तरह का खिलवाड़ करते हो। अरे उन्होंने जो चीजें कही है, एएनआई ने साथ में सब चीजें चिट्ठा निकाल के दे दिया, उसके बाद में सजा उन्होंने सुनाई है, उसके बाद में इफ एंड बट राइट लेफ्ट की कोई बात ही नहीं बनती है। बिल्कुल, राइट टू लेफ्ट की कोई बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन यही हमारे देश की विडंबना है। एसएन सिंह साहब आपके पास आते हुए, यही हमारे देश की विडंबना है कि जब कभी भी आतंक पर प्रहार की बात आती है, उस पर राजनीति शुरू हो जाती है, सियासतदान अपने सियासी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं, और उसी का ये खामियाजा होता है कि यासीन मलिक को मैं व्यक्तिगत रूप से जो यासीन मलिक को सजा मिली है, लेकिन हम देखते हैं कि यासीन मलिक एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, एक ऐसी सोच है जो आज भी कश्मीर के जर्रे जर्रे में है एसएन साहब। और ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इधर यासीन मलिक को सजा का ऐलान होना था, उधर कश्मीर में एजिटेशन शुरू हो जाता है, आपको वहां पर इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ती है। अभी देखिए बहुत सारे ऐसी वहां पर पाकिस्तान से ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं। तो ये परिस्थिति क्या अभी सरकार के सामने चैलेंज है? करोड़ जनता का धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है, और कोई भी इस तरह का कार्य नहीं कोई कर पाएगा धर्म के आड़ में, मजहब के आड़ में कोई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे दे और देश में अराजकता फैलाने का कार्य करे। ये पहले की सरकारें ऐसे करती थी, जब देश और संविधान को जलाया जाता था, भारत के तिरंगे को सरेआम जलाया जाता था, और उनको शर्म नहीं आती थी। भारतीय जनता पार्टी की एक राष्ट्रवादी विकासवादी सोच की सरकार देश में आज चल रही है। निश्चित तौर पे हमें सभी एजेंसियों का स्वागत करना चाहिए, और एजेंसियों के द्वारा आज जो भी फैसला लिया गया उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। आगे भी और सारी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी जो भी एजेंसी के द्वारा जितना भी दंड के विधान के तहत सजा का ऐलान किया गया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते हम उसका स्वागत करते हैं। आप देखिए, एक धर्म की सरकार होती है, वो 370 को हटाने के बाद संसद में जब कानून लाकर उसको हटाया जाता, उसके बाद भी चिदम्बरम साहब का बयान आता है, तो क्या आतंकवादियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? एक समय आएगा कि पुनः 370 बहाल कर दिया जाएगा, जब वो विदेशी ताकतों से मिलकर, लश्कर-ए-तोयबा और तमाम बड़े ऐसे संगठनों से मिलकर भारत के खिलाफ एक संकट खड़ा कर रहा था, भारत से कश्मीर को अलग करने के लिए फंडिंग करा रहा था। क्या उस समय सरकार थी जान रही थी? चूंकि उनको एक धर्म के वोट से भय था, भारत से कम लगाव था और ऐसे लोगों से ज्यादा लगाव था। इस तरह की सरकार को आज देश और प्रदेश की जनता ने समाप्त कर दिया है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कानून के अनुपालन के लिए, जो संविधान के पालन के लिए प्रतिबद्ध है, और जो भी संविधान के दायरे में होगा लानी जी वही होगा। संविधान के दायरे में जो होगा वो होगा, वही परिस्थितियां बन रही हैं। लेकिन अंकुर शर्मा जी, यहाँ पर सीधे सीधे यासीन मलिक का अगर काला चिट्ठा खोला जाए तो खून से हाथ रंगे हुए हैं, और कई बार ऐसे रिएक्शंस जो हमने बीच में देखे भी। अब जो दिवंगत रवि खन्ना जी की पत्नी है, उन्होंने कहा कि खून का बदला खून होना चाहिए, लेकिन उम्र कैद फांसी क्यों नहीं हो पाई? देश फांसी की मांग करता है, कहां से क्या कमी रह गई? साल पहले जो कृत्य किए
उसका परिणाम भुगतना अभी उन्होंने शुरू किया है। एक तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी विडंबना, और दूसरा जिस तरीके के ये घृणित कृत्य थे, ये हिंदू नरसंहार था, जेनोसाइड था, देश के खिलाफ, इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग थी। मुझे लगता है कि नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेथ पेनल्टी वुड हैव सफाइस्ड द पर्पस। लेकिन कानूनी प्रक्रियाएं हैं। एनआईए ने डिमांड की थी कोर्ट से कि आप इन्हें डेथ सेंटेंस दीजिए। जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है, जो सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस है, उसके चलते तो फांसी की सजा होनी ही चाहिए थी। इतने लोगों की हत्याएं, इतने लाख लोगों को वहां से भगा देना, नरसंहार करना, जनसंहार करना, डेथ के अलावा दूसरी कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। मुझे लगता है कि और भी केसेस हैं जिनमें प्रोबेबली अब तो ये कोर्ट का न्याय था, लेकिन ऊपर वाला भी न्याय करेगा। और मुझे लगता है कि और केसेस में, खासकर जैसे आप इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स की किलिंग्स का भी जिक्र कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी की बात कर रहे थे, उनके केस में डेथ सेंटेंस हो तो यही उम्मीद रख सकते हैं। सेंटेंसिंग के ऊपर मुझे लगता है कि एनआईए को फर्दर अपील में जाना चाहिए, और ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मांगी है इसको डेथ में कन्वर्ट करने के लिए एनआईए ने कह दिया है वो फर्दर आगे की अपील में जाएगी, वो पहले ऊपरी कोर्ट में जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल बहुत संजीदा सवाल है। मैं आप तीनों का रिएक्शन चाहूंगी इस सवाल पर। रमेश जी, पहले आपके साथ सवाल सीधा सीधा है कि हमारे यहाँ जब इस तरीके के फैसले आते हैं, निर्णय आते हैं, निर्णयों पर प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जो निर्णय आते हैं उसके पहले की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या निर्णयों पर उनका कुछ असर होता है? क्योंकि आप देखिए कि यासीन मलिक के केस में उसका काला चिट्ठा बिल्कुल क्लियर है, कट एंड क्लियर, इसमें कहीं से इफ एंड बट्स नहीं है। बावजूद इसके हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि भाई मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आकर कहने लगते हैं चलो चलो अब टाइम आ गया है कि यूएन में हम कश्मीर का मसला उठाते हैं। हमारे देश के अंदर के लोग पाकिस्तान के प्रवक्ता बन जाते हैं, पाक की महबूबा बनी जाती है। मैं हमेशा ही कहती हूँ, तो क्या आपको लगता है कि जब ऐसे निर्णय आते हैं, जैसा मैंने कहा कि फांसी क्यों नहीं हुई, क्या जो बिफोर रिएक्शंस आए उनका कुछ असर होता है निर्णयों पर? नहीं, मुझे लगता नहीं है इस तरह के मामले में, और उस तरह के विशेष तौर पे देश के खिलाफ जो साजिशें रची जाती हैं, देशद्रोह का मामला हो गया, देश के खिलाफ या और भी कुछ ऐसी अप्रिय जो घटनाओं का जो करने वाले लोग होते हैं, तो इस तरह की जो केसेस होते हैं एनआईए के पास होती है, सीबीआई के पास, स्पेशल कोर्ट वगैरह में होते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह के जो बाहर हंगामा होता है, जो प्रतिक्रिया अनुकूल जो आती है, उसका कोई असर पड़ता है। क्योंकि ये जो केसेस होते हैं ना, बड़े गुप्त तरीके से किए जाते हैं और बहुत गुप्त तरीके से इनकी हेयरिंग होती है। मुझे लग रहा है, देखिए, कभी हमें लगता तो है कि फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचिएगा, फांसी और उम्र कैद में बहुत खासा अंतर होता है। क्योंकि अब उम्र कैद में एक अमेंडमेंट हो चुका है इस कानून में। ये कहा गया है कि उम्र कैद यानी सांस, जब तक आखिरी सांस तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये तिल मरने वाली सजा है। फांसी तो आप एक बार दे दोगे, लटका दोगे, मर जाएगा, लेकिन उसके बाद में मुझे लग रहा ये जो उम्र कैद की सजा है ये तिल मारती है। ये जो आज इनको सजा हुई है, ठीक है, अभी तो 16-17 केसेस और हैं जिसमें इनको फांसी की सजा होनी है। और क्योंकि वो इतने बड़े केसेस है, चाहे एयरफोर्स वाला मामला हो जाए, चाहे 30 साल पहले जो जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ में इनकी भागीदारी रही है, बिट्टा के साथ में इन्होंने क्या करा, भाई कई सारे ऐसे केसेस हैं। मुझे लग रहा उस पर भी जब पर्दा खुलेंगी, सारी चीजें सामने आएगी, फांसी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इनको फांसी हो जाएगी। अगर मुझे लग रहा है इनकी उम्र भी कम पड़ जाएगी। लेकिन दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है ये है कि हमें इस तरह के संवेदनशील मामलों में और फैसलों में थोड़ा सा बच के सोचना चाहिए, थोड़ा सा बच के जवाब देना चाहिए, प्रतिक्रिया देना चाहिए। अब आज जम्मू कश्मीर में इनके जो सप्लाई सलाहकार हैं, इनके जो समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, वो वहां हंगामा काट रहे, तस्वीर वो में आप देख ही रहे, पत्थरबाजी हो रही है। मतलब ये फिर वही आप उसी दर्रे पे जा रहे हो। एक व्यवस्था ऐसी बनी है जो सुधारा जा रहा है, कश्मीर को बदलाव के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि यासीन मलिक एक ऐसी सोच है जो कश्मीर के जर्रे जर्रे में है, और इसीलिए एक उस सोच को हटाने के लिए, उस सोच को खत्म करने के लिए धारा 370 लाई गई थी एसएन सिंह साहब। लेकिन वो सोच अब भी कायम है। वही सोच आज एक बार फिर से किन तस्वीरों के जरिए सामने आई है, हम लगातार वो स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक कर लेते हैं अभी की ब्रेकिंग न्यूज का। यासीन मलिक को लेकर श्रीनगर में पत्थर
पथराव हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा है क्योंकि स्थिति एक बार फिर से बेकाबू हो रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर को फिर से सुलगाने की साजिश, यही वो सवाल है सिंह साहब, यही वो सवाल है कि इधर सजा होती है एक आतंकी को और उधर कश्मीर सुलगने लगता है। सिंह साहब, देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जिम्मेदार सरकार इस समय देश में है और बहुत जिम्मेदारी से जो कुछ भी होगा वो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी सरकार है। आज सभी धर्मों के रक्षा के लिए कृत संकल्पित सरकार है और वहां सेना मुस्तैद है। कोई ऐसी होते हैं जो ढेला पत्थर चलाते हैं, कंकड़ पत्थर चलाना उनका कार्य है। वो तो शाहीन बाग में भी चला देंगे, वो हैदराबाद में भी चला देंगे, पश्चिम बंगाल में भी चला देंगे। कुछ धर्म के लोग इस तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी संस्था पर सवाल नहीं उठाती है और आज जिम्मेदारी से मैं कहूंगा कि संस्था ने जो भी निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं। आगे अभी और सारे पहलू हैं, उस पर भी निर्णय आएगा। निश्चित तौर पे जैसे जनता का विश्वास है वो उसको फांसी और तमाम और भी सजा होगी। और आज जिस तरह से कश्मीर के जो हालात है, अगर ऐसा ही डिसीजन आता निश्चित तौर पे कश्मीर जल उठता। लेकिन इस समय इस तरह का माहौल नहीं है और इस तरह के माहौल करने वाले भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गर्मी में भी शिमला करना, हालांकि कश्मीर तो खुद ही हमेशा ठंडा रहता है और आगे ठंडा रहना पड़ेगा। जो 2-4 चित्र आपको दिख रहे हैं वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, बहुत जल्दी वो समाप्त हो जाएंगे और कानून का ही अनुपालन होगा। संविधान के दायरे में ही दोबारा भी कह रहे हैं कि तस्वीरें क्षणिक हैं और आप कह रहे हैं कि तस्वीरें क्षणिक हैं, लेकिन बीते कई महीनों में कई कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया गया। कश्मीरी पंडित वहां सुरक्षित नहीं है, आज भी वो विरोध करने के लिए बाहर निकले हुए थे, वो सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हैं ये परिस्थिति क्षणिक है, उनकी सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना सर? लावनी जी, आप देखिए, एक समय ऐसा था कि कश्मीर के तरह हम मुख नहीं कर सकते थे, हम वहां जाके झंडा नहीं फहरा सकते थे, वहां जाके चर्चा नहीं कर सकते थे। सारी चीजें हो रही हैं, बहुत कुछ चीजों में थोड़ा समय लगता है और वहां पे कुछ सरकारों के द्वारा, कुछ पार्टियों के द्वारा अपने पसंदीदा लोगों को इसकी जड़ें इतनी मजबूत कर दी गई थी, धीरे धीरे काटने में समय लग रहा है। लेकिन जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं, लगभग 90-92% उनका खात्मा कर दिया गया। थोड़े बहुत जो बचे हैं या तो वो दूसरे देश का रुख कर लेंगे और नहीं तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे या समाप्त कर दिया जाएगा सेना के द्वारा। चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका एक रिएक्शन, क्योंकि यासीन मलिक के लिए सजा का इंतजार हर कोई कर रहा था, लेकिन सजा से थोड़ी निराशा देश को लगी है। देश फांसी की मांग कर रहा है, कांग्रेस क्या मांग करती है? देखिए, बिल्कुल, अगर कोई मुजरिम है, कातिल है, उसको सजा मिलनी चाहिए और देश के संविधान और अदालत इस चीज के ऊपर बिल्कुल स्वर्णिम कार्य कर रही है। और जो सबूत आज के साक्षात के अंदर अगर सरकार रखेगी और उसके ऊपर जो कोर्ट का निर्णय आएगा तो नेचुरली है कि वो सजा का भागीदारी कंफर्म होगा। लेकिन इसके लिए राष्ट्रवादी सरकार या राष्ट्रवादी का अपने ऊपर ले लेना, ये कोई बात डिसाइड नहीं होती। ये क्लियर है कि जो देश के हित में नहीं होगा और देश के हित के अगेंस्ट कार्य करेगा, उसको कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा वो उसके लिए बिल्कुल वाजिब होगा। उसके लिए कोई विद्रोह या किसी तरह की भी कोई चीज देश के लिए वो उसको दबाया जाना चाहिए और उसके लिए कोई फेवरेबल नहीं होनी चाहिए। चंद्रमोहन जी, यासीन मलिक आपकी नजर में कौन है? आपने क्योंकि अपना वक्तव्य अगर से शुरू किया था, इसलिए मुझे ये सवाल पूछना पड़ा। यासीन मलिक को आप क्या मानते हैं? यासीन मलिक एक मुजरिम है, कोर्ट के पास उसका केस है और कोर्ट ने जो डिसीजन देना है वो कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, उसको माना जाएगा और उसको सरकार इम्प्लीमेंट करवाएगी। जब कोर्ट के पास उसका केस है तो मुजरिम है। सर, मुजरिम और आतंकी में उसके सर, आतंकी खुलकर बोलिए ना। यासीन मलिक एक आतंकी है, मुजरिम तो एक पॉकेट मार भी एक मुजरिम ही होता है। यासीन मलिक एक आतंकी है, ये बोलने में इतना सोचना क्यों पड़ रहा है चंद्रमोहन जी? बिल्कुल, मैंने बोला कि मुजरिम यासीन मलिक आतंकवादी है, ये भाजपा सरकार को बोलना है क्योंकि उनके पास आज मौका है अपने आप को राष्ट्रवादी। आपके पास 30 सालों का मौका था, क्योंकि आपके पास 30 सालों का मौका था। यही सवाल तो मुझसे, चंद्रमोहन जी, यही सवाल मुझे पूछना था दरअसल आपसे। आपके पास तो 30 सालों का मौका था, आपने मौका गवा दिया।
देखिए, हमारी अगर कुछ कमियां रही तो 2014 के बाद सरकार भाजपा की है। 8 साल के अंदर आपको उन कमियों के लिए नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को याद नहीं करना है। आज आपको डिसीजन करने हैं, डिसीजन करके दिखाइए देश को। और उसके लिए राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रवादी कहने की जरूरत नहीं है। देश का हर नागरिक राष्ट्रवादी है। अगर जो देश एसएन जी, के जवाब हित में काम दीजिए। करेगा, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछ रही है आपसे। जब आप आतंकवादियों के साथ एसएन मीटिंग साहब, करते हैं, इंडियन कोई नेशनल उसको कांग्रेस, संतों क्योंकि को अब तो बुलाते कांग्रेस नहीं है, के तो प्रत्येक दुर्भाग्य है। प्रवक्ता को ये कहा गया है कि जब कभी भी वो बैठे डिबेट में तो कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोले। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे राष्ट्रवाद पर टिप्पणी चाह रहे हैं, जरा आमने सामने लाइए चंद्रमोहन जी, एसएन जी को। पार्टी को विदेशी ताकतों के द्वारा इसलिए बनाया गया कि 100 साल और दुनिया पर राज कर सके। निश्चित तौर पे चंद्रमोहन जी उसी तरह की बात करेंगे। आप देखिए, 370 धारा का खुलेआम समर्थन करते हैं और इन्हीं के पार्टी के पी चिदम्बरम साहब कहते हैं कि 370 पुनः लागू कर लिया जाएगा। आप यासीन मलिक को आप दावत देकर उसको बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं? वो क्या है? एक आतंकवादी है जो चाह रहा है कि कश्मीर भारत से अलग हो जा, उसको आप बुलाकर और यहाँ सेवैया खाते और खिलाते हैं। जब तिरंगा नहीं फहराया जाता है आपको अफसोस नहीं होता है? निश्चित तौर पे हमको अफसोस होता है, भारत की जनता को अफसोस होता है, इसलिए हम राष्ट्रवादी हैं। हिंदुओं की जब आप कोई बात नहीं सुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी आवाज उठाती है। निश्चित तौर पे हम राष्ट्रवादी हैं। सेना पर बार बार सवाल आप उठाते हैं और सेना के साथ हम खड़े होते हैं। निश्चित तौर पे हम राष्ट्रवादी हैं। आप देखिए, भारत का तिरंगा जलाया जाता है, भारत के खिलाफ वहां बोला जाता है। आप अल्पसंख्यक बिल आ देते हैं, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना देते हैं। पुलवामा हमला होता है, उसमें आप पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देते हैं। 26/11 में आप कहते हैं हिंदू आतंकवादी होते हैं। जब देश में एक संविधान था, एक समानता था, तो कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों ले आया? इस तरह से करके आपने क्या किया? धर्म की राजनीति। ठीक है चंद्रमोहन जी, जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी। कश्मीर में देखिए, आज आपके पास मौका है, अपनी कमजोरी साबित मत करिए और कमजोरी साबित करके पिछली सरकारों या पिछले गठबंधनों का होना मत करिए। 8 साल में आप यासीन मलिक के ऊपर बहुत राजनीति करी है और आज इसकी यासीन मलिक की राजनीति को आप अंजाम कीजिए, देश को दिखाइए और जब दिखा देंगे तब आप किसी सरकारों पर ब्लेम कीजिए। आपने उसको मेहमान बना के जो रखा हुआ उस पर डिसीजन करके खत्म करके जो डिसीजन करना है उस पर कोर्ट का सहारा लेके धारा 370 की तरह लाइए। अगर आप उसको राष्ट्रवादी सरकार मानते हैं अपने आप को, लेकिन मेरा संविधान की दुहाई देंगे। अरे कौन सा नागरिक है जो उसके फेवर में बात करता है? जो करता है आपकी सरकार, आप बंद करवाइए। यासीन मलिक को आपने रखा ना, तो इस विषय के ऊपर राजनीति मत करिए। अगर वो कुचल दिया जाता, लेकिन आपने ऐसा कार्य नहीं किया। आप वोट की राजनीति के लिए आप देखिए, आपकी सरकार। देखिए, एक बात तो तय है, ठीक है एसएन सिंह साहब और चंद्रमोहन जी, मैंने आप लोगों को मौका दिया, फिर मौका देती हूँ, फिर मौका दूंगी, आप लोग आमने सामने आइएगा। लेकिन एक बात तो तय है, क्योंकि ये संजीदा विषय है, इसलिए रमेश ठाकुर जी और अंकुर जी को भी अब इंटरवीन करना होगा। अंकुर जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक मुद्दे ढूंढती रहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आज भी इस पर सियासत हो रही है। लेकिन जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि यासीन मलिक अगर आज बचता रहा तो उसके लिए कहीं ना कहीं से हमारा ये सिस्टम भी रिस्पॉन्सिबल है? ये आपको लगता है? ऑब्वियसली देखिए, बिल्कुल 1989 90s में जो कृत्य किए गए, अगर उन्हें लेके अभी कार्रवाई होना शुरू हो रही तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पर तो सवाल उठेंगे। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में केवल जुडिशरी ही नहीं है, बल्कि पुलिस का भी पूरा तंत्र है। हमारा पूरा जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो भी सब इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन आप चर्चा कर रही थी पहले आज की परिस्थिति कश्मीर को लेके, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद जो बहुत एक वेलकम स्टेप था, जिसके लिए जम्मू संभाग के लोगों ने संघर्ष किया, ये जो एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट की तरह जम्मू कश्मीर काम कर रहा था 370 और 35A के कारण, वो एज अ लीगल एंटिटी ध्वस्त हो गया था। लेकिन डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी तक भी एग्जिस्टेंस में है, जिसका मतलब ये है कि ठीक है आपने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन आपने जो इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी है, जो रेडिकलाइजेशन की मशीनरी है, जो पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में बहुत डीप जड़ें घुसाए बैठा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। वो प्रोसेसेस, वो पॉलिसीज, वो पॉलिसी पैराडाइम्स जो इस जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लरिश करवाने का काम करती हैं, उसके खिलाफ निर्णायक जंग नहीं छेड़ी है। क्योंकि उसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल्स भी होते हैं, तो प्रोबेबली पॉलिटिकली अगर आपको सूट नहीं करता है, कहीं ना कहीं आप अपीजमेंट की तरफ अगर चलते हैं, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मैं बात करूं, तो आप अपने हाथ पीछे खींचेंगे। यहाँ चाहे आप अहले हदीस की बात कीजिए, चाहे आप यहाँ पे
जमात की बात कीजिए, बहुत सारी और ऐसी तंजीमें हैं जो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस चला रही हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, या डिमांड्स होने के बावजूद भी जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त नहीं किया जा रहा है। तो आपने आतंकवादियों को तो जेल दे दी, गोली मार दी, लेकिन जो सैंक्चुरी है, जो फैक्ट्री है जहां से आतंकवादी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो रेडिकलाइजेशन की मशीनरी है, उसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए निरंतर वही चीजें चल रही हैं जम्मू कश्मीर में जो 90 के दशक में भी चलती थी। देखिए टारगेटेड किलिंग्स कहाँ रुकी हैं? राहुल भट्ट की हत्या याद कीजिए आप 8-9 महीने पहले हजारों की संख्या में भारतीय नागरिक जो हिंदू या सिख थे उन्हें कश्मीर से खदेड़ दिया गया क्योंकि टारगेटेड किलिंग्स शुरू हो गई। अभी भी कोई भी कश्मीरी हिंदू कश्मीर में जाके नौकरी तक नहीं कर सकता। कितनी हत्याएं आपने पिछले 6 महीने में देख ली। तो मुझे लगता है कि इन विषयों को भी निर्णायक तरीके से देखना पड़ेगा, इस पे निर्णायक तरीके से कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिहाद को जिहाद कहना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में समस्या तो जिहाद को जिहाद कहना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि कंपाइल जो एक एक्टिविटी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है रमेश ठाकुर जी, और उसी की एक ये बानगी है कि अगर यासीन मलिक जैसे आतंकी को सजा सुनाई जाती है, ये तो कहना चाहिए अभी उम्र कैद की सजा है, तो देखिए एक छोटे छोटे एजिटेशंस की बात हो रही है कि कहीं कहीं पर हो रहा है, फांसी की सजा सुनाई जाएगी जैसा कि आप लोग अभी कह रहे हैं कि आगे और भी प्रोसीजर आगे जब बढ़ेगा, और अगर फांसी की सजा सुना दी जाती है तो फिर क्या होगा। ये परिस्थिति बताती है कि आपने रूपरेखा तो तैयार की, लेकिन रूपरेखा में बेस सभी नींव को काटना जरूरी है, वो नींव अब भी वहां विद्यमान है। रमेश ठाकुर जी ने बिंदुवार तरीके से चीजों को दर्शाया है और बताया है। स्थितियां कमोवेश वैसी ही हैं जो 90 में थी, जो पहले चल रही थी वही है। दिन दहाड़े राहुल भट्ट को मार दिया जाता है। अभी 48 घंटे पहले एक ही जेके का एक जो पुलिसकर्मी है उसको मार दिया जाता है। 9 साल की बेटी को भी गोली मारी है। 7 साल की बेटी को उसके बाएं हाथ में उसके गोली लग जाती है। तो कहाँ किस चीज की आप बात कर रहे हो? पीसफुली जो क्षेत्र अभी है ही नहीं, स्थितियां वैसी की वैसी हैं। तो देखो ठीक है, राष्ट्रवाद की आप बात करते हो और सब चीजों को लेके जब चीजें सुधरती हैं तो मुझे लग रहा है उसमें हर एक आदमी की सहभागिता होनी चाहिए। क्योंकि कश्मीर में आप आज चले जाइए किसी भी इलाके में, जब आप अपने आप को हिंदू कहते हो ना तो आपको 10 मिनट के बाद में डर महसूस होने लगता है। आज भी स्थितियां वैसी हैं क्योंकि वहां पे, लेकिन हाँ 370 के बाद में कुछ चीजें बदली हैं, ये भी मानना पड़ेगा। जैसे 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी संगठन जो पनपते थे स्टेट के अंदर, उनका नामो निशान नहीं है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। खुल्लम खुल्ला पत्थरबाजी नहीं है, खुल्लम खुल्ला आतंकवाद नहीं है, लेकिन लुके छुपे अंधेरे में ये सारी चीजें हो रही हैं। उनको भी आपको किसी ना किसी तरीके से अंकुश करना पड़ेगा। अंकुश शर्मा जी ने एक और बात कही है कि आपने छुटपुट तरीके से आपने अंकुश तो लगा दिया, लेकिन जो एक बड़ी जो फैक्ट्रियां आज भी हैं सरहद के पार, सरहद से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, उन फैक्ट्रियों को भी आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, उनको रोकथाम करनी पड़ेगी। वो उसमें मुझे लग रहा कहीं ना कहीं देरी हो रही है। क्वेश्चन होगा, मैं चाहूंगी कि इस पर जवाब जरूर दीजिएगा रमेश जी। जब हम बड़ी फैक्ट्रियों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो फैक्ट्रियां हैं और वो खुलेआम है, इसमें मतलब छुपा नहीं है, वो हमारा खुला दुश्मन है। हमारे देश के अंदर भी कुछ फैक्ट्रीज हैं सर, उनको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, उन पर अंकुश कैसे, उनकी प्रतिक्रियाओं पर अंकुश कैसे? क्योंकि खाद पानी तो वही दे देते हैं ना। अगर ये कहा जाता है कि यासीन मलिक जो एक आतंकी है उसको कहा जाता है कि भाई बीजेपी मुसलमानों को कुचल रही है, हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे खाद पानी देने वाला काम हो गया। फिर तो उन फैक्ट्रीज का क्या जो हमारे देश के अंदर है? नहीं लावनी जी, आपने कहा जो हमारे हिंदुस्तान के हमारे अंदरूनी हमारे घरों में जो बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं है किसी के अंदर इतनी ताकत रही है कि खुल के आके राष्ट्र के खिलाफ, भारत के खिलाफ या किसी के खिलाफ ऐसा कोई हिमाकत कोई कर सके। मुझे लगता नहीं ऐसा। ये हाँ पीडीपी को क्या कहेंगे? महबूबा मुफ्ती के रिएक्शन को फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो सिर्फ देखिए मुंह से वक्तव्य उनका निकलता है और उनकी तरफ से ऐसे कोई दमखम उनके अंदर ऐसा कुछ बचा नहीं, चाहे पीडीपी हो जाए, चाहे यासीन मलिक हो जाए या और दूसरे अलगाववादी नेता हैं। तो मुझे लग रहा किसी के अंदर वैसी चीजें बची नहीं है। उनकी कमर तोड़ दी जा चुकी है, उनकी फंडिंग रोक दी जा चुकी है, उनके अंदर जो चीजें बची, तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? रमेश ठाकुर जी, ऐसे जो रिएक्शंस देते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए?
देखो ये वाजिब सवाल हो जाता है। ये वाजिब सवाल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे मित्र ने कहा कि राष्ट्रवाद इस समय सरकार है, इन चीजों को खत्म कर। तो अब देर किस बात की? जब आपको लगता है जिसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, अगर तंत्र बढ़िया है, तंत्र स्वतंत्र है, तो मुझे लग रहा है इनको ऊपर फांसी होनी चाहिए। ठीक है, तंत्र फांसी की सजा स्वतंत्र हो है जानी तो फिर चाहिए। रिएक्शन क्यों नहीं? एसएन सिंह साहब, ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी बात कही और स्वतः उन्होंने कहा कि बहुत सारे बदलाव आए हैं। आप देखिए, पहले इस तरह की घटना होती थी, उन घटनाओं पे रोक लगाए और 20-30 ऐसे टेरर कैंप थे जिसको ध्वस्त कर दिया गया है। और मतलब संतोषजनक बातों को इन्होंने कहा। अब इन्होंने कहा, आप एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो सवाल आपने किया था इनसे, कि भाई देश में भी कई लोग ऐसे हैं जो खाद पानी डालने का कार्य करते हैं। जब किसी एक धर्म पे अत्याचार होता है, पूरे देश से वो आवाज उठने लगती है। मैं कह रहा हूं, ये आवाज कब बंद होगी? सबसे पहले भारत है, सबसे पहले राष्ट्र है। राष्ट्र के अंदर पार्टियां हैं, अगर राष्ट्र ही नहीं है तो पार्टी कैसी है? हम पार्टी का बंटवारा करते रहेंगे और सरकार में आते जाते रहेंगे, लेकिन आप एक आवाज क्यों नहीं बनते हैं जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं? आप ये क्यों कहते हैं कि ये मुस्लिम जान के आतंकवादियों को सताया जा रहा है, ये मुस्लिम है इसलिए फांसी दिया जा रहा है? सोनिया गांधी तो इस बात पे रो रही थी। इस तरह से करके आप देश के लोगों का मनोबल क्यों तोड़ते हैं? हमारे सैनिकों का मनोबल क्यों तोड़ते हैं? आप उसके साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? और जब 200 घर हिंदुओं के जला दिए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, आप एक बार भी नहीं बात करते हैं, ना ट्वीट करते हैं। 7, 8, 10 दिन तक आप दिखाई भी नहीं देते हैं। और जब छोटी सी एक घटना अगर हो जाती है जागीरपुरी में, पश्चिम बंगाल से, केरल से, तमाम जगह से 3-3 हजार किलोमीटर की यात्रा करके आकर आप खड़े हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं, इस तरह की बंटवारे की राजनीति बंद करिए और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उसको कुचलने के लिए एक सहभागी बनिए। जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाइए। बिल्कुल, जिम्मेदार विपक्ष की एक भूमिका क्यों नहीं निभाई जाती, ये भी एक सवाल है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यासीन मलिक को फैसले के, उम्र कैद के फैसले के साथ ही देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा पर अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली एनसीआर पर अलर्ट किया है कि यासीन की सजा के बाद दिल्ली एनसीआर में कुछ बड़ी आतंकी गतिविधियां हो सकती हैं और इसी के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है। और देखिए, यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक आतंकी को सजा मिलती है तो फिर देश में आतंकी खतरा क्यों मंडराने लगता है? क्या देश के अंदर ही जो सपोले अभी हैं, जो जयचंद अभी हैं, जो आतंकी यहाँ पर हैं, उनको बेस कौन देता है? और अगर उनको कोई बेस दे रहा है तो फिर इस पर हमारे देश की तमाम पार्टियां, वो चाहे सरकार में हो या विपक्ष में हो, वो एकजुट क्यों नहीं होती हैं? इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ सीधे चंद्रमोहन शर्मा जी के पास आते हुए, एकजुटता, चंद्रमोहन जी, यहां पर एकजुटता की कमी है। अगर एकजुट हो गए, अगर देश के मसले को राजनीतिक चश्मे से ना देखकर देश के चश्मे से अगर देखें, राष्ट्रीय चश्मे से अगर देखें, तो मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां ही नहीं बनेंगी। एकजुटता राष्ट्रीय चश्मों से देखो, ये बात ऐसे भी कही जाती है और एक ऐसे भी कही जाती है कि एकजुटता देश के अंदर तब बनती है जब देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार के रहते हुए किसी भी आतंकवादी खतरे का इल्म ना हो, कोई भी राष्ट्रवादी खतरा ना हो। और देश के अंदर चुनी गई सरकार 2014 के बाद सोनिया गांधी जी की बात ना करे, अपनी बात करे कि उन्होंने एएसआई को पठानकोट में क्यों बुलाया, उन्होंने कश्मीरों के विस्थापितों को अब तक स्थापित क्यों नहीं करा, और जब दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई उसके अंदर कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बिठाया, उसके अंदर 2 आतंकवादी क्यों बिठा दिए। और उसी सरकार के, क्या आज मेरे मित्र कह सकते हैं कि कल अगर सत्ता परिवर्तन हुआ कश्मीर में, वो पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे? आज खुले मंच पे कह दीजिए कि अगर कभी सरकार सत्ता परिवर्तन हुआ और इलेक्शन हुए, आप पीडीपी के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। खुलिए आप, क्योंकि आप राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि आप भाजपा में हैं। हिंदुस्तान का और नागरिक तो राष्ट्रवादी है ही नहीं, क्योंकि वो भाजपा में नहीं है। अगर 135 करोड़ जनमानस पूरा भाजपा को सपोर्ट नहीं करता और जो रह गए वो देशद्रोही हो गए। अरे आप देश के ढांचे और ढांचे की संरचना को देखने आया है और खुले तरीके के साथ आप यासीन मलिक अगर आतंकवादी है और प्रूवेबल है, सर आप बार-बार अगर लगा रहे हैं, आप बार-बार अगर लगा रहे हैं, इसीलिए आप पर सवाल इसीलिए पूछा जाता है। यासीन मलिक आतंकी है अगर तो है ही नहीं सर, मुझे इस बात से आपत्ति है। इसको पूरा होने दीजिए, मैं आ रहा हूं वापस। अब मैंने प्रश्न क्या करा, अब
अब आतंकवादी है तो फिर राजनीति किस बात की है? उसको सजा देने के लिए देर किस बात की है? प्रणब मुखर्जी ने आतंकवादियों को टाइम सिस्टम करते हुए आतंकवादियों को फांसी दी। सरकार के अंदर प्रचंड आपका बहुमत है। यासीन मलिक को मेहमान क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए मैं अगर बोल रहा हूं क्योंकि इसने मेरा खून खोल रहा है। आपने जो मूवी चलाई जिसके ऊपर करोड़ों रुपए कमाया, उसके अंदर सीन दिखाया, तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो आप? किसलिए आप सबको राष्ट्रवादी कह रहे हो? अरे देश को दिखाओ आप कि आप रात के 8 बजे करेंसी बंद कर सकते हो और रात के 8 बजे आप यासीन मलिक को सजा भी दे सकते हो। कहां है वो डिसीजन? कहां है वो सरकार? किसने टीवी के अंदर आकर राष्ट्रवादी की बातें कर रहे हो? मैं भी शुरू करूंगा अरे आपको। आपने तो याकूब मेमन के लिए रात में पहुंच के कोर्ट खुलवाई थी, अब इसके लिए आइए ना सड़कों पर। मैं आपके साथ हूँ इस बात पर, आप सड़कों पर उतरिए कि ये सरकार क्यों नहीं फांसी दे रही है, इसके लिए सड़क पर उतरिए ना। आप लोग तो विरोध करने के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो उतरिए इस मसले को लेकर। सिर्फ सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा, सवाल पूछने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। चंद्रमोहन जी, उस दिशा में काम करिए। अंकुर शर्मा, सिर्फ राजनीति करी गई। जब भाजपा फंसती है तो सोनिया जी का नाम लेती है, कभी राहुल जी का लेती है, कभी नेहरू जी का लेती है। अरे आज आपके पास है, आप कमान करिए, आप करिए रात के 8 बजे का डिसीजन, करिए धारा 310 का। ठीक है, एसएन साहब भी इस पे जवाब देंगे, लेकिन अंकुर शर्मा पहले। अंकुर शर्मा, देखिए लावनी जी, इस यासीन मलिक की डिस्कशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल जाएंगे कि देखिए 90 के दशक में जो कश्मीर में हुआ और मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू प्रोविंस में हुआ, वो हिंदू सिख नरसंहार था, जेनोसाइड था। भारत सरकार यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड उसकी सिग्नेटरी है। पिछले 3 दशकों से यहाँ का हिंदू और सिख समाज भारत सरकार से डिमांड कर रहा है कि 90 के दशक में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसे आधिकारिक तौर पे जेनोसाइड, नरसंहार घोषित करिए, एक ट्राइब्यूनल सेटअप कीजिए। एक यासीन मलिक नहीं, यासीन मलिक जैसे कृत्य करने वाले आपको कम से कम 4 से 5 लाख लोग मिलेंगे जम्मू कश्मीर के इतिहास में, जिनके सबके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जब तक आप नरसंहार को नरसंहार घोषित नहीं करेंगे, नरसंहार निरंतर चलता रहेगा। आप जेनोसाइड एक्सपर्ट्स से बात करिए। जेनोसाइड डिनाइड इज जेनोसाइड डुप्लीकेटेड, रेप्लिकेटेड। आपने शुरू में ये कहा कि ये तो 90 की परिस्थिति अभी तक चल रही है, अभी भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, हिंदुओं का नरसंहार चला आ रहा है। वो चलता रहेगा तब तक जब तक नरसंहार को आधिकारिक तौर पे घोषित नहीं किया जाता और एक ट्राइब्यूनल बना के यासीन मलिक जैसे 4 से 5 लाख लोगों को उम्र कैद या फांसी की सजा नहीं दी जाती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें याद रखना है और जिसके लिए प्रोबेबली आप एक स्पेशल प्रोग्राम भी कंडक्ट करवा सकती हैं कि क्यों आवश्यक है हिंदू नरसंहार को नरसंहार घोषित करना, और केंद्र सरकार इसमें अपने कदम पीछे खींच रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, चंद्रमोहन जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आऊंगी जरा। रमेश ठाकुर जी से नहीं, मैं पूरी तरीके से वकील साहब के बातों से एग्री करता हूँ। तो फिर रमेश जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड रमेश जी, मैं माफी चाहती हूँ, आपको बीच चूक रही हूँ। चंद्रमोहन जी, आपने कहा कि उनकी सरकार है वो अगर ऐसा करेगी आप उनका समर्थन करते हैं, तो फिर आप इसका भी समर्थन करेंगे कि 1984 में जो हुआ वो नरसंहार था, आप साथ में खड़े होंगे? देखिए लावनी जी, अभी आप विषय से दूर तरफ मत जाइए। नरसंहार तो नरसंहार है ना सर। देखिए, मैंने इससे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मुझे बताना था कि आप लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं, और इसीलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया आपसे। मैंने इसीलिए सवाल पूछ लिया। भाजपा से तो मैं सवाल करूंगी ही कि उनकी क्या जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष में होने के नाते आप जब सेलेक्टिव होते हैं तो मुझे ये सवाल पूछना पड़ता है। आइए रमेश जी, सॉरी आपको बीच में ही इंटरप्ट कर दिया था। रमेश जी, देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से अंकुर शर्मा ने जो बात की है, ये पूरा देश मांग कर रहा है। जो उस समय जब घाटी में हुआ और जिस तरीके से लोगों के गर्दन काटे गए, जिस तरीके से लोगों के साथ में यातनाएं मतलब दी गई है, मुझे लग रहा है उसको नरसंहार घोषित करना चाहिए। और ये जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये चीजें होती रहेंगी। जब आप उसको एक बड़ा नाम नहीं दोगे तो उससे पहले तक ये चीजें रुकेंगी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें, देखो चंद्रमोहन शर्मा की बात को भी देखो गौर से सुना जाए। वो ये नहीं मांग कर रहे, वो समर्थन नहीं कर रहे हैं किसी का। वो भी कह रहे हैं कि सरकार के हाथ खुले हुए हैं। ठीक है, पिछली सरकारों ने, उनकी सरकारों ने अगर कुछ गलतियां करी हैं या कुछ भी उनसे छूटा है तो आपकी सरकार जो है उनको उनसे तो नहीं छूटना चाहिए ना। ये यासीन मलिक के ऊपर तो फांसी देनी चाहिए, क्यों आप उम्र कैद की उनकी सजा दे रहे हो? तो ये सारी चीजों को मुझे लगा दोबारा से नए सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है। जब तक समीक्षा नहीं होगी तो मुझे लग रहा इन चीजों में सुधार होने वाला नहीं है। अब इसमें टिप्पणियां किसकी क्या आ रही हैं, कोई सही आ रही है, गलत आ रही है, उस पे मुझे लग रहा है सुरक्षा तंत्र को नहीं जाना चाहिए, विधि तंत्र को नहीं जाना चाहिए, सरकार को ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए।
उनको स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं होगी, कड़ाई के साथ में नहीं होगी, सच्चाई से नहीं होगी, तो मुझे लग रहा है ये चीजें रुकने वाली नहीं है। ये बदस्तूर ऐसे ही चलती रहेगी। ये रुकने वाला नहीं है। एसएन सिंह साहब, अगर आपने संजीदगी के साथ समीक्षा नहीं किया तो, और यहाँ पे देखिए वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, यहाँ पर अधिवक्ता भी हैं, दोनों ने आपसे एक ही मांग की है, सरकार आपकी है, तंत्र आपका है और आप स्वतंत्र हैं। तौर पे आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एजेंसियों पे हम सवाल नहीं उठा सकते माननीय न्यायालय, क्योंकि मीडिया हम उसका स्वागत करते हैं और आगे भी जो न्यायिक प्रक्रिया की मांग होगी निश्चित तौर पे उसको सरकार अपनाएगी और आगे भी जाएगी। दूसरी बात, आप देखिए किस तरह से विदेश से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। प्रति महीने लगभग 40-50 सैकड़ों घटनाएं हो जाती थी जम्मू कश्मीर में। उस तरह की घटनाएं अब नहीं हो रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तमाम देशी रियासतों का भारत में विलय होता है मनमोहन शर्मा जी की गलती के नाते, पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती के नाते रियासत को भारत में नहीं मिलाया जा सकता। मनमोहन जी अब धैर्य से सुन लीजिए, अब धैर्य से सुन लीजिए, क्योंकि वहाँ की आपकी जो दोस्ती थी जवाहरलाल नेहरू जी की, आज आपके पास मौका है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। आप कोर्ट के लिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, आप सरकार की देखिए इतना तो जरूर, इतना जरूर, थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम करिए एसएन सिंह साहब, और समय की भी कुछ सीमाएं, इसलिए मुझे अब यहाँ समापन करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स करना है, लेकिन पॉलिटिक्स से ऊपर देश होता है। अगर अंकुर शर्मा और रमेश ठाकुर जी, जो इस देश के नागरिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अधिवक्ता हैं, उन्होंने देश का पक्ष रखा और उन्होंने एक अपील आप दोनों से की है। उम्मीद करती हूं कि उस अपील के तहत आप लोग समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के लिए संतुलन तब बन बैठेगा जब आप लोग एक साथ होंगे, तभी एक बड़ी पिक्चर सामने आएगी। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी ने हमें इस चर्चा में आप सभी ने हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर यासीन मलिक को फांसी की सजा की डिमांड हो रही है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन देश चाहता है कि यासीन मलिक जैसे लोगों को, जैसे आतंकियों को फांसी की सजा हो, ताकि देश एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर सके उनके सामने, जो अब भी आतंक को पोषित कर रहे हैं, आतंक को पाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यह बड़ी तस्वीर भी जल्द हमारे बीच होगी। इसी उम्मीद के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।